बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरजाना राजा। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ थोड़ी सी लेट। आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे मैसेजेस भेजे कि मेरी वीडियोस आपने मिस की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन थी और मैं उसके लिए ट्रैवल कर रही थी। मैं कल ही वापस पहुंची हूँ और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दुनिया के जो मुख्तलिफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगी, लेकिन आज मेरा एंगल ज़रा मुख्तलिफ होगा। वो मैं पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जिसमें पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है और जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और जो जिस तरह के हालात पाकिस्तान में सियासी और सोशल लेवल के ऊपर पैदा हो चुके हैं, मैं उन हालात को सामने रखते हुए जब मैं क्राइसिस का आपसे जिक्र करूंगी तो उसमें एक लेसन फॉर पाकिस्तान होगा। क्योंकि कोई भी जो डिस्टेबलाइज कंट्रीज होती हैं और अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, वो कभी भी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, और इस तरह से आपके ऊपर फोकस बढ़ जाता है, चाहे आप एटमी ताकत ही क्यों ना हो। मैंने भी आपको पता है कि जो मेरा मारूजा है वो ये है कि दुनिया ग्लोबल विलेज से बढ़ के अब यूनिवर्सल फैमिलीज तक पहुंच चुकी है, और अब यूनिवर्सल फैमिलीज में अगर एक फैमिली मेंबर जो है वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा हो तो पूरी फैमिली को कंसर्न लाहक हो जाते हैं। और यही हुआ है पाकिस्तान के हवाले से भी। और मैं आपको एक मूवी का एक हवाला देती हूँ। एक मूवी जो नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है और मुख्तलिफ और जगहों पे भी आप उसको देख सकते हैं कि उसमें बड़े बड़े एक्टर्स हैं। उस मूवी के अंदर ये कहा गया है, एक सिचुएशन पैदा की गई इस मूवी के अंदर जिसमें पाकिस्तान जो है उसमें रॉयट्स हो रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन है, और वहाँ एक सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या पाकिस्तान जो है वो अनस्टेबल पाकिस्तान विद एटॉमिक पावर, अगर उसमें इतनी डिस्टेबलाइजेशन है तो क्या ये हमारे लिए बैठ के इंतजार करने का मौका है या इंटरवीन करने का मौका है। तो ये मूवी एक मैं समझती हूँ कि स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको इस बात पे और इस तरह की सोच रखने वाले जो थिंक टैंक्स हैं और इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उन पे जरूर नजर रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जब हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा, माशी अदम इस्तेकाम होगा, तो उस वक्त दुनिया हमारे बारे में कैसे सोचेगी। तो आज मैंने आपसे जो एक सीरीज का वादा किया था कि वो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हैं वर्ल्ड में, यकीनन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वैसे तो पैदा नहीं होते जब तक कि उन मुल्कों में कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर्स का स्टार्ट ना हो, और उसके नतीजे में फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होते हैं। तो मैं आज आपसे आज वो सिलसिला शुरू करूंगी जिसमें सबसे पहला मुल्क है सीरिया। सीरिया के ऊपर मैं यकीनन बात करूंगी, लेकिन उसमें साथ साथ मैं लेसन्स फॉर पाकिस्तान भी बताती जाऊंगी ताकि पाकिस्तानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं हु आर द स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी अवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, और यकीनन सिविल सोसाइटी और मीडिया जो है वो साथ साथ जुड़े हैं। तो सबको ये सोचने की जरूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान में हम किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं और ये क्राइसिस हमें कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं, चाहे वो हमारी नेबर फॉरेनर्स गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हूँ, रीजन की कंट्रीज हूँ, और सुपर पावर्स हूँ, वो हमें इस वक्त कैसे देख रहे होंगे और ये मामला शुरू कैसे होते हैं। मैं आज आपसे पहला ये सिलसिला शुरू करती हूँ सीरिया से। सीरिया में क्या हुआ? 12 साल से जंग हो रही है। बशारतुल असद ने 2000 में जब प्रेसिडेंट बने अपने फादर की वफात के बाद, जो कि हाफिज अल असद साहब की वफात के बाद, तो उस वक्त से क्राइसिस शुरू हुए जब प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने पाकिस्तान सीरिया के अंदर डिमांड करना शुरू कर दिया कि वी वांट डेमोक्रेसी, और दे डिमांडेड रेजिग्नेशन फ्रॉम बशारत अल असद। वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर क्या हुआ? बशारत अल असद साहब ने उनको प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बजाय इसके कि टॉक्स की जाती, नेगोशिएशंस की जाती, उन्होंने उसको दबाने के लिए बहुत ही सख्त रवैया और तरीका जो है वो उन्होंने इख्तियार किया। यहाँ तक कि रशिया जो कि उनका सपोर्टर भी था और उनका एलाई भी था, और उसके बेसिस जो हैं वो सीरिया में ऑलरेडी प्री वॉर या सिविल वॉर वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन बेसिस पे से एयर स्ट्राइक किए
सीरियन अवाम के ऊपर। बाद में बताया गया कि ये रशिया ने उसको क्लैरिफाई भी किया कि ये हमने जो एयर स्ट्राइक्स की थी ये हमने टारगेटेड जो टेररिस्ट फैसिलिटीज थी या जो जगह थी या ग्रुप्स थे उन पे किया था। लेकिन अगर आप एक्टिविस्ट की बात सुने तो वो ये कहते हैं कि ये अटैक्स जो हैं ये हमारे ऊपर नहीं किए गए, बल्कि हमारे ऊपर किए गए हैं। ये टेररिस्ट ग्रुप्स का बहाना किया गया है, ये रेबल्स और सिविलियंस को इसमें निशाना बनाया गया। आप जान सकते हैं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। मैं इसकी शुरू की कड़ी बताती हूँ, क्योंकि किसी मुल्कों में क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर्स एक दिन में पैदा नहीं हो जाती हैं, उसमें बड़ा वक्त लगता है। तो शुरू कैसे हुआ? जब मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट थी, मुल्क में महंगाई बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन था, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वहां से जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने, जो प्री डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। और उस ताकत के इस्तेमाल के बाद जो है वो दहशतगर्दी को भी मौका मिला, वो भी पनपना शुरू हो गई। आप समझ सकते हैं कि क्यों। जैसे मैंने बात शुरू की थी, जब मुल्कों में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो फिर जो बाहर की कुव्वतें हैं, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज हों, चाहे वो रीजन की कंट्रीज हों, चाहे वो ओवरऑल जो कि सुपर पावर्स हों, फिर उनके इंटरेस्ट होते हैं और उनकी जो, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सुने, क्योंकि हर मुल्क का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, हर रीजन का एक नेशनल इंटरेस्ट है, तो उस रीजनल इंटरेस्ट है, हर रीजन का एक रीजनल इंटरेस्ट है। तो उनसे अगर आप पूछे तो वो कहते हैं कि कोई भी एक कंट्री का इस यूनिवर्सल फैमिली कॉन्सेप्ट में डिस्टेबलाइज होना पूरी फैमिली को डिस्टेबलाइज करने के मुतरादिफ है। तो उस तरह से उनके अपने इंटरेस्ट को वो लुक आफ्टर करते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि सीरिया में हुआ। ईरान ने अपोजिशन की जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रशिया ने गवर्नमेंट को, यानी कि बशारतुल असद साहब को, प्रेसिडेंट बशारतुल असद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरह से यूएस एंड जो लेड कोलिशन है, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, उन्होंने जो अपोजिशन है, या जो कि उनको वो कहते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट रेबल्स जो हैं, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो और तीसरी एक कुव्वत भी होती है जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जिनका ताल्लुक ना रीजन की गवर्नमेंट से होता है, ना नेबरिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट से होता है, ना सुपर पावर से होता है, बल्कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं। उनको भी पनपने का मौका मिल जाता है। कुछ ग्रुप्स, मिलिटेंट्स, उनको भी मिल जाते हैं उस मुल्क के अंदर, और वो एक अलग से अपने एजेंडा के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। और कुछ पावर्स और कुछ गवर्नमेंट्स उन लोगों को वक्ती तौर पर अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन ये सोचे बगैर कि हम सब अपना अपना इंटरेस्ट तो देख रहे हैं, लेकिन हम उस मुल्क का तो इंटरेस्ट देख ही नहीं रहे हैं जिसके अवाम जो हैं वो, जैसा कि सीरिया में हुआ, जिसके अवाम 22 मिलियन आबादी थी और उसकी जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस हो गई, वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, उनको माइग्रेशन करनी पड़ी। 6.8 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं। सीरिया का जो क्राइसिस है वो दुनिया का नंबर 1 क्राइसिस है। लेसन टू बी लर्नड कि हुआ क्या, ये शुरू कैसे हुआ, और अभी तक वो कहाँ पे है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस कि ह्यूमन राइट्स के अदारे के फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखें तो 3 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सिविलियंस की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आप बरतानिया के कुछ जो सोर्सेज हैं और अदारे हैं, अगर आप उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखें तो 5 लाख से ज्यादा है। 6.8 मिलियन डिस्प्लेस इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं और उन कैंप्स के अंदर रह रहे हैं जहां पर बेसिक जो सर्विसेज, जो नीड्स होती हैं, वो भी उनकी पूरी नहीं हो रही। तो आप देखिए, पहले सिविल वॉर हुई, फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट से दूसरे ममालिक कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए, और तीसरा जो है, जो उनकी कुव्वत है, जो लोग हैं, वो किस तरह से उससे अफेक्ट हुए। अभी यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बनाया हुआ है और 12 साल का ये क्राइसिस है, एक दिन का नहीं है। और जो कमीशन बनाया है, उस कमीशन के तहत ये बताया गया है कि कोशिश की गई है कि किसी तरीके से कोई कमेटीज बन जाए, 150 मेंबर्स कमेटी, न्यूट्रल, जो कि वहां आके बैठ के कोई फैसला कर सकें कि
کس طرح سے فیئر اینڈ الیکشنز کرائے جائیں اور کس طرح سے جو ہیں وہ ملک کے میں سے یہ کرائسس ختم کیا جائے، جو کہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن پریزیڈنٹ بشار الاسد جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا جو خمیازہ ہے نہ وہ کسی ملک کو اس کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑ رہی ہے، ملک کے عوام قیمت ادا کر رہے ہیں، اور وہ ہیں سیریا کے عوام۔ تو یہ آج کا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ہر جو کنٹری ہے اس کے کانفلکٹ کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گی کہ یہ کانفلکٹ شروع کیسے ہوا، کہ اس کے کیا محرکات ہیں، کیا اور اس کو کہ آگے جو ہے فیوچر کیا ہے، کیا کتنا جلدی حل ہوگا۔ جیسے کہ میں نے بھی سیریا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ کچھ زیادہ جلدی حل ہوتا ہوا کرائسس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایون دو کہ یونائٹڈ نیشنز نے پوری کوشش کی، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ دنیا کا وہ ورس کرائسس ہے اور کانفلکٹ ہے جس میں ہر طرح کی جو وارنگ پارٹیز ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں، انہوں نے تمام جو کہ وار کرائمز ہوتے ہیں اور وائلیشنز ہوتی ہیں وہ سب انہوں نے کی ہیں۔ تو اگین وارنگ پارٹیز نے تو جو بھی کیا، نقصان کس کو پہنچا؟ وہاں کے عوام کو۔ تو میں اس لیے گزارش یہ کروں گی کہ میں ہر کرائسس جو دنیا میں اس وقت ٹاپ کرائسس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ وہ شروع کیسے ہوئے، ان کے حالات کیا پیدا ہوئے، اس سے آپ کو ایک انفارمیشن ملے گی، اور آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ویئر ایور یو لیو، واٹ ایور کنٹری یو بلانگ ٹو۔ لیکن اس وقت میں اس کو پاکستان کے ساتھ ضرور اٹیچ کر رہی ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جس طرح سے پاکستان میں رائٹس کیے گئے، جس طرح سے پاکستان میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جس طرح سے ملٹری کی تنصیبات پر اور آفیشیل تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے، یہ اس طرح کے معاملات کی اور سول وار کی شروعات ہوتی ہے۔ سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ ابھی ہی اس کو یہاں پہ روک کے اور اس مسئلے کا حل ایمیکیبلی کر لیں، ورنہ میں یہ کہوں گی کہ پھر ہم نے سیریا کے اور افغانستان سے اور یمن سے اور دنیا کے جو دوسرے ایسٹرن یورپ کے ممالک ہیں جن کے بھی کرائسس اس وقت کانفلکٹس ہیں، اس کا مطلب ہم ان سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہیپنس، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ایونٹس ایکسیڈنٹس، ان سے ہم جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے ممالک کے رہنے والے ہیں، یہ لیسن ہوتا ہے ملکوں کے لیے کہ ہم وہ مسٹیکس کو ریپیٹ نہ کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب تک یہ سچویشن جو پاکستان میں ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، not only for me at this point that I'm emphasizing on that، یہ الارمنگ ہے تمام پاکستانی سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی ہونی چاہیے الارمنگ، اور یہ ساری دنیا کے لیے الارمنگ ہے، اور اس وقت یہ ہر فورم کے اوپر یہ ٹاک ہے کہ what is going to happen with پاکستان۔ سو پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہت دعائیں ہیں، اسی طرح سے جس طرح کہ میں سیرین عوام کے لیے اور دنیا کے جہاں جہاں بھی کانفلکٹس ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ لیکن جب ایک دفعہ کانفلکٹس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں، اس زون میں چلے جاتے ہیں، اس فیز میں چلے جاتے ہیں، اس سے نکلنا جو ہے وہ صدیوں کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آج تک کے لیے یہ ویڈیو اتنا ہی میں یہاں ختم کروں گی، میں نیکسٹ کرائسس کے ساتھ آؤں گی، اور اس سے ہم لیسن لرن کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک نئی سچویشن امرج ہوئی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہ لیڈرز جو ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اگر ٹاپ لیڈرز نہیں سمجھ رہے ہیں تو سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کو سمجھ جانا چاہیے، اور اس سے لیسن لرن کرنا چاہیے کہ ان کو اس ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صرف آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نقصان نہیں ہے، یہ ملک کے لیے نقصان ہے، جو کہ آپ کو لیڈ کر سکتا ہے ٹورڈز سول وار اینڈ کانفلکٹس جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔